जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक जो है खबर छपी हुई है कि जो है वित्त विधेयक जो है पेश हो चुका है अभी 2025 का, तो उसी से संबंधित है। ये पेपर में छपा हुआ है और पेश भी हो चुका है वित्त विधेयक। तो आइए देख लेते हैं हम लोग वित्त विधेयक के बारे में, जो है क्या क्या प्रावधान है इसमें जो छपा गया है। तो अभी तो पूरा नहीं आया है प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन, तो जितना आया है उतना देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री जो है संसद में वित्त विधेयक 2025 पेश हो चुका है। अब इसके प्रावधान क्या हैं इसमें देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा किया है कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी ईवी हैं, बैटरियों के निर्माण में उपयोग होने वाले, यानी जो इलेक्ट्रिक वाहन ईवी बैटरी होते हैं उसके निर्माण में उपयोग होने वाले 35 जो पूंजीगत सामान है, और मोबाइल फ़ोन बैटरियों में जो निर्माण के लिए उपयोग होते हैं 28 सामान, यानी उसको जो है आयात शुल्क जो है उस पर नहीं लगाया गया। तो यानी कि मोबाइल वाले में 28 सामानों पर, और इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी से रिलेटेड जो भी हैं उसमें जो है 35 में इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। अब देख लेते हैं कि क्यों नहीं लगेगा। क्योंकि घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है और उत्पादों को लागत प्रभावी बनाना है, इसीलिए जो है इसको नहीं लगेगा। फिर देखते हैं, सरकार ने वित्त विधेयक में 35 आधिकारिक संशोधन किए, जिसमें से एक जैसे 35 आधिकारिक संशोधन किया गया है वित्त विधेयक में सरकार के द्वारा, जिसमें से एक है, क्योंकि अभी पूरा तो आया नहीं है, तो उसमें से जैसे ऑनलाइन विज्ञापन होता है तो उसमें 6% जिसको गूगल टैक्स के नाम से हम लोग जानते हैं इकॉनमी में, तो वो जो 6% टैक्स लगता था डिजिटल कर, उसको समाप्त कर दिया गया है। उसी में से एक है ये। फिर आइए देख लेते हैं हम लोग कि नया जो आयकर विधेयक है उससे भी संबंधित इसमें वित्त विधेयक में चर्चा की गई है। तो जो नया आयकर विधेयक है उस पर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री जी ने जानकारी दी कि नया आयकर विधेयक जो 1961 का जो आयकर अधिनियम अभी तक चल रहा था उसकी जगह लेगा, और इसको मानसून सत्र में जो है पेश करेंगी वो, कि चर्चा के लिए इसको मानसून सत्र के दौरान जो है नया आयकर विधेयक को लाया जाएगा। और यह विधेयक जो है वर्तमान में संसद की चयन समिति के द्वारा जांच किया जा रहा है। यानी कि जो नया आयकर विधेयक है उस पर चर्चा अभी चल रही है संसदीय समिति के माध्यम से, कि कौन से प्रावधान ऐसे हैं जो अभी मतलब सुधार किया जा सकता है, संशोधन हो सकता है कि नहीं। तब इसमें देख लेते हैं, चर्चा में था एक डिजिटल रिकॉर्ड की जांच से संबंधित, कि नया आयकर विधेयक में डिजिटल रिकॉर्ड, यानी कि जो 1961 का आयकर अधिनियम था उसमें जो है सिर्फ जो मतलब कागजी वाले रिकॉर्ड होते थे कागज में, उसको जो है जांच किया जा सकता था, डिजिटल में नहीं। तो 1961 के इस प्रावधान को अब डिजिटल में भी मतलब जांच कर सकती है, डिजिटल रिकॉर्ड की भी जांच कर सकती है। तो देखिए, 1961 के कानून में केवल भौतिक खातों और आय व्यय का ही निरीक्षण संभव था, लेकिन अब डिजिटल रिकॉर्ड की जांच को भी कानूनी मान्यता मिलेगी। तो अभी इसमें एक चर्चा में था नज जो है वो नज अभियान था, उसको देख लेते हैं। तो नज अभियान और विदेशी आय का खुलासा। एक आयकर विभाग ने भी नज अभियान के तहत 19,501 करदाताओं को एसएमएस और ईमेल के माध्यम से उनकी विदेशी संपत्ति और आय का खुलासा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जैसे 19,501 करदाताओं के पास जो है उन्होंने एसएमएस और ईमेल के माध्यम से प्रोत्साहित किया कि अपने विदेशी जो आय हैं, विदेशी संपत्तियां, उनका जो है खुलासा करें। तो इस अभियान के तहत 30,161 करदाताओं ने 29,208 करोड़ की विदेशी संपत्ति और 1,089 करोड़ की विदेशी आय घोषित की गई है। तो ये रहा पूरा अभी तक। तो आइए देख लेते हैं हम लोग वित्त विधेयक हम लोग 2-3 बार टर्मिनोलॉजी आ गई, तो वित्त विधेयक को जान लेते हैं क्या होता है। तो यह विधेयक जो है राजकोषीय मामले जैसे सरकारी व्यय और राजस्व व्यय से संबंधित होते हैं। इसमें सरकार के द्वारा खर्च की जाने वाली राशि और इसके उपयोग का विवरण दिया गया जाता है। फाइनेंस बिल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट हमने बना करके लगाया हुआ है, इसको देख लीजिए। तो जो फाइनेंस बिल होता है, फाइनेंस बिल पहली बात तो एक धन विधेयक होता है, मनी बिल जिसको बोला जाता है। तो उसको 109 में है मनी बिल, आर्टिकल 109 में। तो धन विधेयक को प्रस्तुत जो है करने की जो पूर्व शर्त होती है इसमें मतलब 109 के तहत बताया गया है। फिर जो धन विधेयक की परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 के तहत बताया गया है। यानी अनुच्छेद 109 में जो शर्तें होनी चाहिए धन विधेयक के लिए वो है, 110 में उसकी परिभाषा एक्चुअल में क्या है वो है।
तो धन विधेयक की जो शर्त होती है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि अगर धन विधेयक है तो उसकी कंडीशन 2 है। पहले कि राष्ट्रपति उसकी पूर्व सिफारिश करे, और दूसरी वो जो विधेयक है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा। तो धन विधेयक के संदर्भ में राज्यसभा के पास क्या शक्तियाँ होती है? राज्यसभा इस पर सलाह दे सकता है, 14 दिन तक अपने पास रख सकता है, संशोधन नहीं कर सकता, रिजेक्ट भी नहीं कर सकता। फिर धन विधेयक की परिभाषा 110 में दी गई। अब देख लेते हैं हम लोग वित्त विधेयक जो है फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड, यानी ये आर्टिकल 117 के तहत वित्त विधेयक दिया गया है। आर्टिकल 117 के 1 के तहत वित्त विधेयक पहला दिया गया है, वित्त विधेयक दूसरा जो दिया गया है 117(3) के तहत दिया गया है। तो 117(1) के तहत क्या आता है? ऐसे विधि के तहत मनी बिल के कुछ प्रावधान, मतलब ऐसे विधेयक जिसमें मनी बिल के कुछ प्रावधान हो, उसके साथ साथ साधारण विधियां भी शामिल हों, तो उसको फर्स्ट वाले में रखते हैं, श्रेणी 1 में रखते हैं। वित्त विधेयक जो दूसरे में संचित निधि से किया गया व्यय रखा जाता है, क्योंकि संचित निधि से व्यय और एक संचित निधि पर भारित होता है। तो जो संचित निधि पर तो भारित होता है वो वित्त विधेयक पहले वाले में आता है, और जो संचित निधि से किया गया व्यय होता है वो जो है दूसरे वाले वित्त विधेयक में आता है। तो देख लेते हैं ऐसी कौन सी विधियां हैं पहले वाले में। तो लोकसभा में ही ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जा सकता है। अन्य मामलों में साधारण विधेयक की तरह होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ जो वित्त विधेयक फर्स्ट है वो राष्ट्रपति की अनुमति और लोकसभा में, बाकी और सारे प्रोसेस जो है साधारण बहुमत की तरह, साधारण विधेयक की तरह होता है। अर्थात संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, राष्ट्रपति के द्वारा वीटो शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है वित्त विधेयक फर्स्ट में। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। अब दूसरा देख लेते हैं वित्त विधेयक संचित निधि से जो किया गया व्यय, जैसे कि राष्ट्रपति का पेंशन वगैरह होता है, तो इस विधेयक पर चर्चा हेतु राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है, क्योंकि ये संचित निधि से, तो इस पर जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अनिवार्य है।